अच्छा, ये हमने दूसरा पार्ट स्टार्ट कर लिया है, हाइड्रोलिक्स एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग का, और फ्लूइड मैकेनिक्स का। ठीक है। टाइम रिक्वायर्ड टू एम्प्टी द हेमिस्फीयर टैंक थ्रू एन ऑरिफिस एट द बॉटम। ठीक है, ये हमने वही पीछे पढ़ा था दूसरे फर्स्ट पार्ट में। इधर हम क्लियरली पढ़ रहे हैं कि टी इज इक्वल्स टू 14 पाई और 5/2 में। हम ये डिफरेंट है, ये जो है ना ये डिफरेंट है उससे, वो डिफरेंट था। अच्छा, सी डी इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ द डिस्चार्ज 14 पाई आर है डिवाइडेड बाई 15 डी, 15 ए अंडर रूट 2 जी इंटू सी डी। आर इज इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ द हेमिस्फेयर। ये इतना ज़रूरी नहीं है मेरे ख्याल में, कभी आया भी नहीं है मेरे ख्याल में। डिस्चार्ज थ्रू एन एक्सटर्नल आउट एक्सटर्नल माउथ पीस, क्या फार्मूला है ये, मेरे ख्याल में काफ़ी बार आया है। क्यू इज इक्वल टू 0.855 ए और 2 GH। ठीक है। तो इसमें भी अगर आप नोट करें कि इसमें भी ऐसी शक्ल है कि ये डिस्चार्ज है, तो आप क्यू इज इक्वल्स टू ए वी ले लो। ठीक है, ये जो है ना बेसिकली ये आपका वेलोसिटी हो गया ये पार्ट, और ये जो दूसरा पार्ट है ये आपका हो गया अपना ये एरिया। ठीक है। इसको आप किस तरह याद करोगे कि 0.8 नहीं, हाँ 0.855 ए इंटू 2 GH इंटू अंडर रूट 2 GH। ठीक है। ये हो गया डिस्चार्ज आपके पास एक्सटर्नल माउथ पीस पे। एच इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ द लिक्विड अबव द माउथ पीस। ए स्मॉल ए इज इक्वल्स टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द माउथ पीस। ठीक है, स्मॉल ए आपका कौन सा हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द, मैंने बताया नहीं था ए बी। तो क्यू इज इक्वल्स टू 0.855 ए इंटू अंडर रूट 2 GH। अच्छा, डिस्चार्ज टू द इंटरनल माउथ पीस फार्मूला क्या है कि व्हेन इट इज़ रनिंग फ्री। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा रिपीटेड आए हैं। तो यू शुड वेरी लाइक नाइसली एंड केयरफुल्ली रीड इट आउट, सो दैट जब भी आए ना तो आप इसको सॉल्व कर सकें। इवन आई हैव सॉल्व इट एट अ फ्यू सेकेंड बिफोर। ठीक है, कि ये चीज़ आई आती है। अच्छा, अब हम फिर से बताते हैं। अगर अगर माउथ पीस एक्सटर्नल हो तो रुको एक सेकेंड। ठीक है, डिस्चार्ज टू एन एक्सटर्नल माउथ पीस। एक्सटर्नल माउथ पीस का फॉर्मूला क्या है? ठीक है, वो है 0.855 ए इंटू 2 GH। ठीक है, एक्सटर्नल माउथ पीस का फॉर्मूला क्या है? उसका फॉर्मूला है 0.5, एक सेकेंड। एक्सटर्नल माउथ पीस का है क्यू इज इक्वल्स टू 0.855 ए 2 GH। ठीक है, अब माउथ पीस का। ठीक है, दूसरा क्या है? डिस्चार्ज थ्रू द इंटरनल माउथ पीस। इंटरनल माउथ पीस का भी यही सीन है कि आपको 2 GH तो यूज़ करना है। तो ये हो गया 0.5 ए। ठीक है, 0.5 2 GH। ठीक है, 0.5 ए 2 GH। अब इसके बाद ये क्या है? डिस्चार्ज थ्रू द इंटरनल माउथ पीस व्हेन इट इज़ रनिंग फुल। ठीक है। अच्छा, अब दो किस्म के हैं। ठीक है, एक एक्सटर्नल, एक्सटर्नल में आप यही डालोगे, एक्सटर्नल में आपके डालोगे क्यू इज इक्वल्स टू ए वी का 0.855 ए इंटू अंडर रूट 2 GH। अगर इंटरनल आगे उसमें दो किस्म के हैं, या फ्री आएगा या फुल आएगा। फ्री आया तो उसमें आप लिखोगे क्यू इज इक्वल्स टू, कैपिटल क्यू इज इक्वल्स टू 0.5 ए इंटू अंडर रूट 2 GH। ठीक है, वो फ्री है। और फुल है तो मतलब ज़्यादा है ना, उसमें आप ऐसे याद करो कि फुल में आप ज़्यादा लिखोगे तो 2 इज इक्वल्स टू 0.7। ठीक है, 0.707 ए 2 GH, याद रखो। ठीक है, फिर से मैं आपको बताता हूँ, मुझे भी तो ये याद हो गया इसी में। ठीक है, कि अगर एक्सटर्नल हो तो उसका एक ही फार्मूला है, क्यू इज इक्वल्स टू 0.855 ए। ठीक है, ये आ गया 2 GH। ठीक है, अगर आपका दूसरा केस ये है कि आपका रनिंग फुल हो और इंटरनल हो। ठीक है, माउथ पीस इंटरनल हो और रनिंग फ्री हो। तो रनिंग फ्री में आपका क्या होगा कि आपके दो किस्म के हैं, नहीं सॉरी, इंटरनल में आपके दो किस्म के हैं। एक है रनिंग फ्री, एक है रनिंग फुल। रनिंग फ्री में आपकी वैल्यू कम है तो ये आप लिखोगे 0.5 ए। ठीक है, 2 GH।
ठीक है। और अगर तीसरी केस में क्या है कि जब फुल हो तो फुल में आप वैल्यू ज़्यादा लिखो, Q इज इक्वल टू 0.7707, ठीक है, A to GH। तो ये आपका पक्का हो गया है, ये सीन है, ठीक है, ये हो गया। अब हम आगे जाते हैं। आगे क्या है, आगे ये कहता है कि नोट्स, ठीक है, द री इंट्रेंट और बुलडाज माउथ वॉश, सॉरी सॉरी क्या कह रहा हूँ मैं, नोट्स। फर्स्ट कहता है कि द री इंट्रेंट और बुलडाज माउथ पीस इज एन इंटरनल माउथ पीस, ठीक है, याद रखो जो बुलडाज का माउथ पीस है वो इंटरनल माउथ पीस है। If the jet of the liquid after contraction does not touch the sides of the mouthpiece, then the mouthpiece is said to be running free। ठीक है, क्या चीज़ है, द जेट ऑफ द वाटर क्या होता है, जो कि पानी आपका निकल रहा हो। आप अगर याद हो आपका, आप इसको बेसिकली जेट ऑफ द वाटर को आप वीन और नैप भी कहते हो, ठीक है। कुछ केसेस में आपको नैप वीन कहते हैं, कुछ केसेस में आप इसको जेट ऑफ द वाटर, वो आप नोट्स देख लेना, ठीक है। मेरे ख्याल में ऑरिफिस में जेट ऑफ द वाटर होता है, बाकी विंचोमीटर नहीं, वियर शेयर में वगैरह में इसको वो कहते हैं वीन और नैप कहते हैं। स्मॉल अमाउंट में, हाँ बिल्कुल, जितना मुझे याद है यही था कि नॉचेज और ये जो उसमें उसमें जेट ऑफ द वाटर होता है, ठीक है। और जो बाकी वो होता है क्या कहते हैं बड़े तादाद में वियर विशुअर में, उसमें आप इसको वो कहते हो क्या कहते हैं नैप या वीन कहते हैं। अच्छा, इफ द जेट ऑफ द लिक्विड आफ्टर कंट्रैक्शन डज नॉट टच द साइड्स ऑफ द माउथ पीस, देन द माउथ पीस इज सेड टू बी रनिंग फ्री। सिंपल बात है, अगर उसने माउथ पीस जो है वो साइड्स, अच्छा अगर लिक्विड जेट ऑफ द वाटर, अगर जेट ऑफ द वाटर ने माउथ पीस की साइड्स को टच ना किया तो वो आप कहोगे कि फ्री है। सही बात है, फ्री है, टच नहीं कर रहा तो फ्री, आज़ाद है, ठीक है। तो अगर हम ये कहेंगे कि देखो, अगर जेट ऑफ द वाटर के जो पानी है, बेसिकली जेट ऑफ वाटर मीन्स पानी, जो पानी फ्लो कर रहा हो बाहर, उसको हम कहते हैं जेट ऑफ वाटर या वीन, या उसमें बड़े में आप कहते हैं उसको वीन, और ये क्या कहते हैं नैप, NAPE, उसको नैप कहते हो या उसको वीन कहते हो, या फिर अगर छोटे मकदार में उसको जेट ऑफ वाटर कहते हो, ठीक है। अब जेट ऑफ द वाटर जो है, अगर माउथ पीस के साइड्स को टच ना करे तो हम उसको क्या कहेंगे, हम उसको कहेंगे यार ये तो फ्री है, रनिंग फ्री है, ठीक है। इन दिस केस द लेंथ ऑफ द माउथ पीस इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द ओरिफिस, ठीक है। इस केस में हम कहेंगे कि फ्री घूम रहा है, तो हम इसको ये प्लस पॉइंट देते हैं कि इसका जो लेंथ है वो इक्वल टू द माउथ पीस है, ठीक है। अच्छा, इस केस में क्या होगा, द लेंथ ऑफ द माउथ पीस इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द ओरिफिस, ठीक है। उस केस में क्या होगा, माउथ पीस का जो लेंथ होगा वो ऑरिफिस के डायमीटर के इक्वल होगा। अब हम ऊपर एक चीज़ पढ़ी थी वो हम देख लेते हैं, वो हमने उसमें पढ़ी थी, चलो बस उसको छोड़ो पे, ठीक है। दूसरा केस क्या है, इफ द जेट ऑफ द लिक्विड आफ्टर कंट्रैक्शन एक्सपेंड्स एंड फिल्स अप द होल माउथ पीस, देन द माउथ पीस इज सेड टू बी रनिंग फुल। अगर उसने माउथ पीस को जो जेट ऑफ वाटर है वो माउथ पीस से जा रहा हो और वो उसको कवर कर ले, तो हम कहेंगे रनिंग फुल है। और उस केस में हम कहेंगे कि लेंथ ऑफ द माउथ पीस जो है वो ज़्यादा है 3 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द ओरिफिस से, ठीक है। दो केसेस हैं, एक केस ये है जब जेट ऑफ द वाटर माउथ पीस को इंटरनली टच नहीं करता, ठीक है, उसको टच नहीं करता। उस केस में हम कहते हैं कि जो माउथ पीस है उसकी जो लेंथ है बेसिकली, वो माउथ पीस की लेंथ ले लो, और ऑरिफिस क्योंकि वो गोल सा होता है उसको आप डायमीटर में ले लो, ठीक है। तो जो क्योंकि वो पानी से निकल रहा है तो गोल उसको ले लो, माउथ पीस की जो लेंथ है, ठीक है, उसकी जो वो जो है ना वो इक्वल है ऑरिफिस के डायमीटर से। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस ये है कि जब आपका जो जेट ऑफ वाटर है, ठीक है, वो माउथ पीस के साथ, मतलब एक में तो टच नहीं हो तो हमने कहा कि वो रनिंग फ्री है, ठीक है।
दूसरे में टच हो गया तो हम कहेंगे कि वो रनिंग फुल है। मैं रिपीट करता हूँ, ये फर्स्ट केस है, ये जो मैंने पहले ड्रॉ किया, और ये दूसरा केस है। दूसरे केस में अगर आपको याद हो कि मैंने आपको बताया था कि दूसरे केस में अगर वो जो जेट ऑफ वाटर है वो माउथ पीस को टच कर ले, हम कहेंगे यार ये तो रनिंग फुल है। और हम ये कहें कि जो माउथ पीस है, ठीक है, जो माउथ पीस की लेंथ है वो बेसिकली 3 टाइम्स है डायमीटर ऑफ ऑरिफिस से, ठीक है, क्योंकि वो टच कर रहा है ना। अगर वो टच नहीं करे छोटा होता, वो लार्जर है। जो माउथ पीस है वो इतना बड़ा है, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, इन केस द लेंथ ऑफ द माउथ पीस इज मोर देन, वो 3 टाइम्स मोर है, ठीक है, इट्स मोर देन, ठीक है, इधर मैंने 3 टाइम्स कहा था कि 3 टाइम्स नहीं है, 3 टाइम्स से मोर है। माउथ पीस का जो लेंथ है वो 3 टाइम्स मोर द डायमीटर ऑफ द वो है ऑरिफिस है। आगे हम जाते हैं, notches and wears. A notch may be defined as an opening provided in the side of the tank or the vessel such that the liquid surface in the tank is below the top edge of the opening. ठीक है, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नॉच और जो नॉच जो होता है उसका हमने पहले भी ये चीज़ पढ़ी थी कि नॉच जो होता है उसका मेन पर्पस यही है कि उसका नीचे सिल लेवल जो होता है, ठीक है, उसको अगर आपने नोट किया, हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि फॉर एग्जांपल जो नॉच है, ठीक है, उसमें अगर उसमें फॉर एग्जांपल ये एक नॉच है, ठीक है, उसमें अगर ये वाला हमने पार्ट दिया हुआ है, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हम कहते हैं कि यार ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट, ये जेट ऑफ द वाटर जब फ्लो हो रहा हो, ये जेट ऑफ वाटर है, ठीक है, ये जब फ्लो हो रहा हो ना, तो हम कहते हैं कि ज़रूरी नहीं कि ये इस पार्ट से टच हो, इससे टच नहीं होना चाहिए, इसलिए हम कहते हैं कि इट्स ऑल अबाउट द सिल लेवल। जो सिल लेवल हो रहा है, नीचे लेवल, उसको हम सिल लेवल कहते हैं। इस पे डिपेंड करता है नॉच, उस पर नहीं डिपेंड करता ऊपर का हिस्सा कैसे, तो इस पर अनडिपेंडेंट है उस पर। तो नॉच की जो बेसिक डिफिनेशन वो है कि वो अपने अपर पार्ट को टच नहीं करता, उसका जेट ऑफ वाटर, ठीक है। इसमें जो लिखा है, नॉच मे बी डिफाइंड एज एन ओपनिंग प्रोवाइडेड इन द साइड ऑफ द टैंक और द वेसल सच दैट द लिक्विड सरफेस इन द टैंक इज बिलो द टॉप एज ऑफ द ओपनिंग। इट इज जनरली मेड ऑफ द मेटालिक प्लेट, जो छोटे मकदार में होता है। इट इज यूज फॉर, और वियर बड़े तादाद में वो कंक्रीट का होता है। It is generally made of the metallic plate. It is used for measuring the rate of the flow of the liquid through a small channel or a tank. A weir may be defined as an as in regular obstruction in an open channel over which the flow takes place. It is made of masonry or concrete. It is used for measuring the rate of the flow of the water in rivers or streams. इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस एंड नॉचेज एंड वियर्स, ठीक है। नॉचेज बेसिकली छोटे मकदार में होता है, वही चीज़ आपकी वियर्स बड़ी मकदार में हो जाता है। वियर आपको पूरे एक स्ट्रक्चर होता है जिसके आगे छोटे छोटे से आपको ओपनिंग्स नज़र आएंगी, जो कि रेक्टेंगुलर की होंगी, वो आपको मैं बता दूंगा, वो आपके नोट्स में पड़ा हुआ है, सिंपल चीज़ है, ठीक है। डिस्चार्ज और रेक्टेंगुलर नॉच और वियर, इसकी फार्मूला इसने दोनों में एक साथ ही लिख दिया है, ठीक है। क्यू इज इक्वल्स टू 2/3 इंटू सी डी इंटू बी इंटू 2G और H 3/2। ये वही चीज़ है कि पहले आप रेक्टेंगुलर में आप क्या लिखोगे, पहले 2/3 कम लिखोगे, फिर एच के ऊपर 3/2 पॉजिटिव, ठीक है, नहीं सॉरी ज़्यादा होता है, ठीक है, पहले कम पहले ज़्यादा, 2/3 इंटू सी डी इंटू बी, ठीक है, इंटू बी इंटू इंटू द स्क्वायर रूट ऑफ 2G, इंटू हम क्या करेंगे कि एच कैपिटल पावर किसका है, पावर हम लिखेंगे 3/2 के साथ, ठीक है, तो ये बड़ा है एच। डिस्चार्ज और ट्रायंगुलर नॉच, अच्छा एक बात याद रखो, जो छोटे मकदार के वो होते हैं नॉचेस, नहीं सॉरी, छोटे जो मकदार के आपके डिस्चार्ज होते हैं उसके ट्रायंगुलर हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और ट्रायंगुलर में जो है ना, उसमें सिर्फ एंगल आपको चाहिए, बाकी चीज़ें हो जाती हैं, उसमें कोई इतनी चीज़ें की ज़रूरत नहीं होती, शॉर्टकट है इसका वो। डिस्चार्ज और ट्रायंगुलर नॉच और वियर, Q इज इक्वल्स टू 8/50। इसमें भी याद रखो कि जो ट्रायंगुलर नॉच का फार्मूला है वो किस तरह है कि आप लिखोगे पहले 8/15, फिर आप लिखोगे इंटू, फिर आप लिखोगे 10 और इसका थीटा/2 है, ठीक है, फिर आप लिखोगे इंटू टू, एक सेकेंड, 2G था, हाँ, 2G लिखोगे, फिर इंटू आप लिखोगे आपका थीटा हो गया है, बस यही चीज़ है, ठीक है। 8/15 इंटू सी डी, सी डी नहीं लिखा तो सी डी भी लिख लो, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है आपको कि H5/2, ठीक है, H5/2, ये सारा फार्मूला है।
अच्छा, इसमें क्या लिखा है कि फॉर राइट एंगल ट्रायंगल वी नॉच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है। डिस्चार्ज और ट्रेपेजॉइडल नॉच, ये दोनों की मिक्सचर होते हैं। ट्रेपेजॉइडल नॉच इसमें रेक्टेंगल भी होता है, ये आपको पता ही है कि जो आपका ट्रेपेजॉइड है वो किस तरह होता है, वो आपका ऐसे होता है बेसिकली। तो आपका दो ट्राइंगल्स नॉचेज होंगे, एक आपका रेक्टेंगल नॉच होगा। डिस्चार्ज और ट्रेपेजॉइडल नॉच और वियर ऑल्सो कॉल्ड, अच्छा ट्रेपेजॉइडल नॉच को सिपिलिटी वियर भी कहते हैं, इसको सिपिलाइट कहते हैं, जो भी है सिपिलेट सिपिलेट वियर। ठीक है। तो इसमें जो सिपिलेट वियर है, इसकी जो है ना बेसिकली, ये इसकी मैं देख भी लेता हूँ कि इसको कैसे स्पेल करते हैं। कि ये जो है ना बीच में ये pronouncenames.com. Cipoletti. Cipoletti. तो सिकुलिटी, ये मैं सही कह रहा था। डिस्चार्ज और ये क्या चीज़ है, ये बेसिकली आपका है ऐसे कि सिपुलिटी वियर। ठीक है। डिस्चार्ज और ट्रेपेजॉइडल नॉच और वियर आल्सो कॉल्ड एज सिपुलिटी वियर इज इक्वल टू द सम ऑफ द डिस्चार्ज ओवर रेक्टेंगुलर नॉच और वियर, वही बात, एंड डिस्चार्ज ओवर ट्रायंगुलर नॉच और वियर। डिस्चार्ज ओवर ट्रायंगुलर वियर अकॉर्डिंग टू द फ्रांसिस फार्मूला इज गिवन बाय, ये नंबर ऑफ द कंट्रैक्शन, वही बात जो एंड ऑफ द कंट्रैक्शन की वाली बात मैंने की थी कि आपकी बेस पे डिपेंड करते हैं जितने, मतलब बेस का मतलब कि बीच में इंटरवल्स कितने। अगर आपको फॉर एग्जांपल अगर ये दो वियर है, ठीक है, एक ये वियर है, दूसरा ये वियर है, ठीक है, तो इसमें एक वियर तो आपके पास नंबर ऑफ द कंट्रैक्शन दो हो जाएंगे। ठीक है। ये आ जाएगा आपका 0.1 इंटू टू हो जाएगा। ठीक है। एन नंबर ऑफ टू, नंबर ऑफ कंट्रैक्शन दो हो जाएंगे। अब इसमें अगर फॉर एग्जांपल आपके तीन हो गए, ठीक है, तीन आपके वियर्स हो गए, तो इसमें आपके पास दो बेस हैं। ठीक है, ये वन है, ये वन है, ये टू है। तो दो बेस है, तो इसके में हमारे पास कितने होंगे, हमारे पास दो में यहाँ पे दो होंगे, दो कंट्रैक्शन होंगे, वॉल्स दो है ना इसलिए, तो यहाँ पे एंड कंट्रैक्शन दो होंगे। तो मतलब ये है कि आपके जितने नंबर ऑफ वेज होंगे, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे आप टू के साथ, तो टू है तो टू इंटू टू इज इक्वल्स टू फोर। तो आपकी यहाँ पे 0.1 इंटू टू नहीं फोर हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ कंट्रैक्शन कितनी है, फोर है। नंबर ऑफ वेज जितनी होंगी उसके आप मल्टीप्लाई करेंगे, जितना आपके पास नंबर ऑफ वो जो ये जो कंट्रैक्शन आ जाएंगी। ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ बेस कितनी थी, यहाँ पे जो मैंने बताया था आपको, यहाँ पे नंबर ऑफ बेस तीन थी। ठीक है, नहीं सॉरी दो थी, एक ये। तो नंबर ऑफ बेस आपके पास दो है, तो टू इंटू टू हो जाएगा। तो नंबर ऑफ जो कंट्रैक्शन है आपके पास फोर हो जाएंगे, तो एन आपके पास फोर हो गया। अब हम आगे जाते हैं। आगे क्या कहता है कि Q इज इक्वल्स टू 2/3 इंटू सी डी, और इसमें आप बेसिकली लेंथ जो है ना उसको आप कम करते हो, क्योंकि आपके पास मतलब जो है ना वो नंबर ऑफ कंस्ट्रक्शन की वजह से लॉसेस आती हैं। ठीक है। तो 2/3 इंटू सी डी इंटू एल माइन, बाकी पूरा फार्मूला सेम है, सिर्फ आप एल का जो लेंथ आपके आप लेंथ आप यूज़ कर रहे हो इसमें आप वो रिड्यूस करते हैं, एल माइनस 0.1 एन एच, वे एन इज़ नंबर ऑफ कंट्रैक्शन, और आपका बाकी फार्मूला सेम है, इंटू टू जी और इंटू एच। तो ये अगर रेक्टेंगुलर है तो आपका क्या होगा, यहाँ पे ज़्यादा होगा, 3/2 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एन कंट्रैक्शन, ई क्या है,
मैक्सिमम डिस्चार्ज और अ ब्रॉड क्रेस्टेड वियर, ठीक है, ये क्या है, क्यू मैक्स इज इक्वल्स टू 1.1 ना 1.71 इंटू सी डी इंटू एल इंटू H3/2, बस इसको याद ही कर लो, पता नहीं किस बेसिस पे ये मैक्स कह रहे हैं, ठीक है। 1.7, अच्छा 1.7, ये याद रखो कि अगर ट्रायंगुलर का आप मिनिमाइज कर लो ना, आपके पास 1.41 इस तरह कुछ आता है, ठीक है, ट्रायंगुलर में। ये डिफरेंट, ये क्यू मैक्स ये डिफरेंट तरीके से कह रहा है कि मैक्सिमम डिस्चार्ज और ब्रॉड क्रेस्टेड वियर क्या होगा, आपके पास 1.71 इंटू सी डी इंटू एल इंटू H3/2, ठीक है। क्यू मैक्स क्या होगा और ब्रॉड क्रेस्टेड मैक्स क्या होगा, 1.71 इंटू सी डी इंटू H3/2 इंटू एल। नोट्स क्या है, ठीक है। फर्स्ट वन, a weir is said to be a broad crested weir, broad crested crusted crust हाँ crusted, ठीक है। A weir is said to be a broad crusted weir if the width of the crust of the weir is more than half of the height of the water above the weir crust। ये बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आते हैं। अब मुझे नहीं पता इसको आप कैसे याद करोगे, क्योंकि ये तो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, ठीक है। कि अ वियर इज सेड टू बी ब्रॉड क्रस्टेड वियर इफ द वेथ ऑफ द क्रस्ट ऑफ द वियर इज मोर देन हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द वाटर अबव द वियर क्रस्ट। सिंपल बात है, इसको अगर आप गौर करें इस स्टेटमेंट पे कि weir is said to be broad crusted weir if the width of the crust of the weir is more than half of the height of the water, ठीक है। इसका मतलब ये कि वेथ आपका इतना ज़्यादा है कि वो ब्रॉड क्रस्टेड है, ठीक है। तो अगर उसकी जो वेथ है, वेथ क्या हम हॉरिजॉन्टल वेथ लेते हैं ना, तो इफ़ द वेथ ऑफ द क्रस्ट ऑफ द वियर इज़ मोर देन, आपका इतना ज़्यादा है कि आपके हाफ जो हाइट ऑफ द वियर है ना, उससे भी ज़्यादा, हाफ ऑफ द वाटर अबव द वियर क्रस्ट से भी ज़्यादा है, ठीक है। अब सिंपल बात ये लें कि अगर वो क्रस्ट की बात है ब्रॉड क्रस्टेड की, तो आप वेथ के लेंगे और वेथ को आप ज़्यादा लोगे, तो आप कहोगे कि मोर, ठीक है, कि सच दैट जो क्रस्ट ऑफ द वियर है वो मोर देन, अब मैं फिर से आपको बताता हूँ, अ वियर इज सेड टू बी ब्रॉड क्रस्टेड वियर इफ द वेथ ऑफ द क्रस्ट ऑफ द वियर इज मोर देन हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द वाटर अबव द वियर क्रस्ट। अब ये है क्रस्ट, सॉरी अ वियर, a weir is said to be a narrow crusted weir if the width of the crust of the weir is less than half of the height of the water above the weir crust। सिंपल बात है, मैं आपको बताता हूँ। अगर ब्रॉड क्रस्टेड है तो मोर होगा उसका वेथ, अगर नैरो क्रस्टेड है तो उसका वेथ कम होगा। आप उसके लिहाज से इसको याद कर लो, ठीक है, कि अगर ब्रॉड क्रस्टेड वियर है तो उसका जो, एक तो हमने कंपैरिजन करना है इसका हाफ ऑफ द वाटर लेवल, ठीक है, क्या लिखा हुआ है इसमें, half of half the height of the water above the half the height of the water above the weir crust, ठीक है। half the water of the नहीं सॉरी half the water, half the height, sorry half the height of the water above the crust weir, ठीक है, above the weir crust, सॉरी weir crust से जो ऊपर वाली जो हाइट है ना उसका हाफ, ठीक है। तो अ वियर इज सेड टू बी ब्रॉड क्रस्टेड वियर इफ इट्स वेथ, ठीक है, इफ इट्स वेथ, ठीक है, इफ द वेथ ऑफ द क्रस्ट, ठीक है, इफ द वेथ ऑफ द क्रस्ट ऑफ द वियर इज मोर देन हाफ द हाइट ऑफ द वाटर अबव द वियर क्रस्ट, ठीक है। अ वियर इज सेड टू बी अ नैरो क्रस्टेड वियर इफ द वेथ ऑफ द क्रस्ट ऑफ द वियर इज लेस देन हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द वाटर अबव द वियर क्रस्ट। अच्छा, तीसरी बात क्या है कि व्हेन द वाटर लेवल on the downstream side of the weir is above the top surface of the weir, then the weir is known as submerged or drowned, ठीक है। when the water level on the downstream side of the weir is above the top surface of the weir, जाहिर बात है, मुझे एक बात है बताओ, डाउनस्ट्रीम मतलब जहाँ से आपका पानी मेरे ख्याल में निकल रहा है जो भी है, ये आप बस डाउनस्ट्रीम को ऐसे ही समझ लो। तो डाउनस्ट्रीम पे जब आप पानी फ्लो आपका हो रहा है, वहाँ पे अगर आप नोट करेंगे वहाँ पे पानी आपका वियर से ऊपर जा रहा है तकरीबन, तो आप क्या कहोगे कि यार वियर तो हमारा ड्राउन हो गया है, ठीक है।
तो ये सीन है कि when the water level on the downstream side of the weir is above the top surface of the weir of a weir is above the top surface of the weir, then the weir is known as submerged or the drowned weir. When the water level on the downstream side of the weir is above the top surface of the weir, then the weir is known as the submerged or drowned weir. A weir generally used as a spillway of the dam is अच्छा ये बहुत ज़्यादा आती है ओगी वियर ठीक है ये आता है वियर जनरली यूज्ड एज अ स्पिलवे ऑफ द डैम इज कॉल्ड एज ओगी वियर इसको हम सर्च कर लेते हैं ओगी वियर ओजी या ओगी अच्छा ये ओगी की तरह होता है ना तो हम इसलिए इसको ओवियर कहते हैं ठीक है तो जो स्पिलवे की तरह है ना तो इसलिए हम इसको इस वो कहते हैं ठीक है वियर जनरल यूज्ड एज अ स्पिलवे ऑफ द डैम इज कॉल्ड द ओगी वियर इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट व्हेनेवर वाटर इज फ्लोइंग ओवर अ रेक्टेंगुलर वियर having no end contraction the nab this is the sheet of the water ये वही वो मैं जो बात बता रहा था jet of the water ठीक है the nab this is the sheet of the water flowing over the weir touches the side walls of the channel after flowing over the weir the nab falls away from the weir thus creating a space beneath the water in such a case some air is trapped beneath the weir ठीक है if the atmospheric pressure exists beneath the nap it is then known as the free nap ठीक है अगर आपकी जो ये वो केसेस हैं कि आपको ये बता रहा है कि अगर आपकी जो है ना वियर में ये चीज़ें हो तो वो जगह को क्या क्या कहेंगे ठीक है तो जो आपका अगर जो आपका कि if the atmospheric pressure exists beneath the nape, it is then known as the free nape. ठीक है if the pressure below the nape is negative, it is called as the depressed nape. ठीक है sometimes no air is left below the water and the nape adheres or clings to the downstream side of the weir. Such a nap is called clinging nap or an adhering nap. अब ये जो चीज़ है ना ये हमने वो नोट्स में भी थोड़ा सा अच्छा खासा पढ़ाया हुआ है उसमें भी हम देख सकते हैं ठीक है एमसीक्यूज़ वाले में ठीक है कि फिर से मैं आपको बताता हूँ कि इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट वेन एवर द वाटर इज फ्लोइंग over a rectangular weir having no end contraction the nap this is the sheet of the water flowing over the weir touches the side of the wall touches the side of the walls of the channel after flowing over the weir the nap falls away from the weir thus creating a space beneath the water in such a case some air is trapped beneath the weir if the atmospheric pressure exists beneath the nap it is called as the free nap अगर 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 atmospheric pressure exists between the nap it is called then a free nap ठीक है पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट if the pressure below the nap is negative it is then called the depressed nap ठीक है ऐसा है देखो अगर एटमॉस्फेयर उसके बीनीथ में इफ़ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एग्जिस्ट बीनीथ द नैप ठीक है तो इसका हम कहेंगे कि यार ये तो आज़ाद ही पंछी है हम कहेंगे कि यार ये जो है ना फ्री नैप है ठीक है अगर जो इफ़ द प्रेशर बिलो द नैप इज़ नेगेटिव ठीक है आपका जो प्रेशर है वो बिलो द नैप आपका नेगेटिव है तो हम कहेंगे यार ये तो सप्रेस हुआ है तो हम कहेंगे इट्स वेरी डिप्रेस्ड नैप ठीक है समटाइम्स नो एयर इज़ लेफ्ट बिलो द अच्छा अगर आपको कोई एयर ना हो below the water and the nap adheres or clings to the downstream side अगर adheres मतलब चिपक जाए किसी वियर के साथ डाउनस्ट्रीम में वियर के साथ तो हम उसको कहेंगे कि वो एडहायरिंग नैप है सिंपल बात है ठीक है पहला केस अगर वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो इसके बीनीथ तो हम कहेंगे यार ये तो आज़ाद है फ्री नैप हो गया अगर फॉर एग्जांपल नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो रहा है नैप के बिलो में हम कहेंगे यार ये तो डिप्रेस्ड नैप है तीसरे केस में अगर फॉर एग्जांपल ये क्या कहते हैं वो जो जेट ऑफ वाटर है वो डाइज हो जाए क्या कहते चिपक जाए किस्म का वियर की उसके साथ
नैप का जो जेट ऑफ वाटर या नैप का जो है तो हम कहेंगे यार ये तो डायरिंग नैप है, ठीक है, मतलब चिपकने वाला नैप है, मतलब जेट ऑफ फ्लो वाटर है। ये इसमें नीचे हम जाते हैं, नीचे क्या है, नीचे ये कह रहा है भाई साहब के पाइप्स एंड चैनल्स, ठीक है। A pipe is a closed conduit generally of rectangular section which is used for carrying fluids under pressure. The fluid completely fills the cross-sectional area of the pipe. ठीक है। When the pipe is partially full or liquid it is then behaves like an open channel। देखो, एक जो पाइप है ना वो अगर फुल्ली भी हो तब उसको हम ओपन चैनल कह सकते हैं, और पार्शली तब भी हम उसको फुल चैनल केस पे कह सकते हैं। A pipe is a closed conduit generally of the circular section which is used for carrying fluids under pressure. The fluid completely fills the cross-sectional area of the pipe. When pipe is partially full or fully full, it then behaves like an open channel. अच्छा, loss loss of head loss of head due to friction in pipe. According to the Darcy's formula, the loss of the head due to the friction in the pipe HF is given by, इसको हमने याद किया था इस तरह के 4 एफ एल स्क्वायर 2 जी डी, ये 4 एफ एल स्क्वायर 4 एफ एल स्क्वायर 4 एफ एल वी स्क्वायर ठीक है। तो इसको ऐसे याद करो कि 4 एफ एल वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 जी टी, इसका क्या है, इसका एच एफ, ये पाइप में लॉसेस के लिए है, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे कि हम इसको ऐसे कहेंगे कि एच एफ इज इक्वल्स टू 4 एफ एल वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 जी डी, वेयर एफ इज इक्वल्स टू डार्सीज कोफिशिएंट, L is equals to length of the pipe, V is equals to mean velocity of the liquid in pipe, and D is equals to the diameter of the pipe. The major loss of the head or energy is due to the friction. The minor loss of the head includes the following cases: loss of the head due to the sudden, अच्छा मेन जो है वो यही एच एफ है, माइनर कैसे है, लॉस ऑफ द हेड ड्यू टू द सडन enlargement, ये माइनर है, ठीक है। लॉस ऑफ द हेड ड्यू टू द सडन enlargement, उसका फार्मूला ये है कि एच इज इक्वल्स टू V1 माइनस V2 और ठीक है होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 जी। दूसरा है कि लॉस ऑफ द हेड ड्यू टू द सडन कंट्रैक्शन, जिसका फार्मूला है कि एच सी इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 जी, और फिर अंडर रूट लिया 1/C माइनस 1 होल स्क्वायर, और इसमें जो C है उसको हम कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ द कंट्रैक्शन। तीसरा है लॉस ऑफ द हेड ऑफ द इनलेट ऑफ द पाइप, ठीक है। तो ये क्या है, लॉस ऑफ द हेड एट द इनलेट ऑफ द पाइप, ये है एच आई इज इक्वल टू 0.5 इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 जी। ये मैंने कहीं पढ़ा हुआ है इनलेट पे जो, अच्छा ये याद रखो, इसका सिंपल मैं बताता हूँ आपको, ये काफ़ी एमसीक्यूज में आता है, ठीक है। लॉस ऑफ द, ये माइनर लॉस है, पहले तो ये याद रखो। अब लॉस ऑफ द हेड एट इनलेट है वो आपका सिंपल है 1/2, इसको याद कर लो, ठीक है। 1/2 इंटू वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 जी, ठीक है, ये आपका हो गया इनलेट। अब आउटलेट का क्या है, आउटलेट का आपका आउटलेट पे ज़्यादा कर लो, ठीक है, इसको डबल कर लो, तो वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 जी। इनलेट पे आपका हाफ इंटू वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 जी है, इधर आपका फुल है वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 जी। अब हम आगे जाते हैं, आगे क्या है, hydraulic gradient and total energy lines. The line representing the sum of the pressure head and potential head or datum head Z with respect to some reference line is hydraulic gradient line HGL. The line representing the sum of the pressure head, datum head and velocity head with respect to some reference line is known as the total energy line, ठीक है। अब इसमें फ़र्क क्या है, द लाइन रिप्रेजेंटिंग द सम ऑफ द प्रेशर हेड, पोटेंशियल हेड
और डेटम हेड। अच्छा, इसमें वेलोसिटी ऐड नहीं है, ठीक है। हाइड्रोलिक हेड में आपका वेलोसिटी ऐड नहीं है, याद रखो। द लाइन रिप्रेजेंटिंग द सम ऑफ द प्रेशर हेड, पोटेंशियल हेड और डेटम हेड, ठीक है। पोटेंशियल हेड को हम डेटम हेड कह रहे हैं, तो मतलब ये है कि अगर आप वेलोसिटी हेड हटाओ तो कौन से रह गए आपके पास, पोटेंशियल हेड रह गया और प्रेशर हेड हो गया, ठीक है। तो अगर आपकी ये दो हैं, ठीक है, एक प्रेशर हेड है, डेटम हेड, और ये पोटेंशियल हेड एक ही बात है, प्लस पोटेंशियल हेड। ये जो है ना, ये चीज़ आपकी क्या चीज़ है, ये आपका हाइड्रोलिक है, ठीक है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, ठीक है। और अगर ये तीनों साथ में मिल जाए, पोटेंशियल प्लस वेलोसिटी प्लस प्रेशर, तो ये आपके पास टोटल एनर्जी लाइन आ जाती है। ये आपका हो गया टोटल एनर्जी TEL, मेरे ख्याल में TGL, ठीक है, टोटल एनर्जी लाइन, ठीक है। और वो आपके पास क्या है, हाइड्रोलिक लाइन HGL। फर्क क्या है, HGL में आपका वेलोसिटी ऐड नहीं होता, ठीक है। अब मैं फिर से मिटा के आपको बताता हूँ। द लाइन रिप्रेजेंटिंग द सम ऑफ द प्रेशर हेड, पोटेंशियल हेड और डेटम लाइन विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस लाइन इज कॉल्ड, अच्छा सब रेफरेंस लाइन ये छोड़ो, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस लाइन इज कॉल्ड हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। द लाइन रिप्रेजेंटिंग the sum of the pressure head, datum head and velocity head, v divided by 2g होता है velocity head, ठीक है। तो some reference point is known as total energy line। पाइप्स इन सीरीज और कंपाउंड पाइप, ये इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी ऊपर ऊपर से पढ़ा देता हूँ। दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इज़ जस्ट लाइक अ गो थ्रू, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, इसमें बेसिकली लिखा है कि इन फिगर 3.6 शोज अ सिस्टम ऑफ पाइप्स इन सीरीज, ठीक है। द डिफरेंस ऑफ वाटर लेवल इन द टू टैंक्स ए एंड बी आर गिवन बिलो, ठीक है। गिवन है ए एंड बी, वो एक ऊपर एक नीचे है। एच इज इक्वल टू FL² FLV² डिवाइड बाई 2GD, ठीक है। इसमें तीनों पॉइंट्स में लोगों ने क्या किया, ऐड किया हुआ है, ठीक है। ठीक है, लॉसेस तीन ऐड किया है, इसका इसका और इसका, ठीक है। इसमें इसका मतलब ये है, अच्छा इसमें ये इसने कहा कि ये तीनों के लॉसेस ने इक्वल है, ठीक है। अगर इक्वल हो तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब नीचे क्या आ रहा है, इफ़ अ कंपाउंड पाइप इज टू बी रिप्लेस्ड बाय अ पाइप ऑफ यूनिफॉर्म डायमीटर, ठीक है। ये क्या लिखा है, इफ़ अ कंपाउंड पाइप इज टू बी रिप्लेस्ड बाय अ पाइप ऑफ यूनिफॉर्म डायमीटर known as equivalent pipe, then the loss of the head and the discharge of both the pipes should be same. The uniform diameter, the uniform diameter D of the equivalent pi may be obtained from the following equation, ठीक है। एल पता नहीं इसका मतलब क्या है, लेकिन कुछ बकवास की है इसमें।